मैंने देखा, उसने देखा, इसने देखा, लेकिन तुमने नहीं देखा कि लास्ट एपिसोड के अंदर क्या हुआ था। लास्ट के अंदर रोहन वर्सेस सेतु दोनों की यहाँ पर फाइट हो रही थी। उस जगह पर दोनों की वो घमासान फाइट देखने के साथ में सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस जगह पर सेतु बहुत ज्यादा पावरफुल था। वास्तव में उसने अपने आप को इस तरह से तैयार कर रखा हुआ था जिसकी वजह से वो रोहन को टक्कर तो दे रहा था। उसी बीच लास्ट के अंदर सेतु ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज कर डाला था। कैसा लगा मेरा अटैक रोहन? तुम इतनी देर से बहुत ज्यादा बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद अब इतना ही कर सकते हो। इस जगह पर सेतु और रोहन दोनों आसपास में आ चुके थे, लेकिन फिर सेतु के हाथ में जो उसका लांस था उसने उसको घुमाया और उसके साथ में डैंग रोहन को पीछे की तरफ फेंक दिया गया। मुझे नहीं लगता कि रोहन तुम अब रुक पाओगे। ये संभालो मेरी ये वाली स्ट्राइक। इतना कहने के साथ में ही सेतु ने जैसे ही रोहन को ऊपर की तरफ उछाला तो उसके बाद में ही उसने अचानक से अपने फायर स्नेक का यूज किया और अगले ही पल एक बड़ा सा मुंह खोलते हुए फायर स्नेक सीधा रोहन की तरफ जाकर बढ़ने लगा। धत्तेरी की इतना ज्यादा पावरफुल। अगर यहाँ पर ये मेरे से टकराता है तो उसके बाद मैं मरूंगा तो नहीं, लेकिन मेरे तो हाथ पांव बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। नहीं, मुझे ये नहीं चलेगा। उसी के साथ में ही रोहन के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। उसको अपनी वो टेक्निक याद आती है, उसकी गोल्डन बेल। डोंग। उसके साथ में रोहन ने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ा और उसके चारों तरफ एक गोल्डन बेल आ जाती है। उसके साथ में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये क्या हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ उस ब्लास्ट को देखने के साथ में ही भीड़ पूरी तरह से भौचक्की रह गई थी। ये नाइन्थ प्रिंस वास्तव में इतना ज्यादा पावरफुल है। इसने अचानक से उस गोल्डन बुक का गोल्डन बेल का यूज किया, लेकिन उसी बीच ये रोहन ठीक होगा। यहाँ पर जो रोहन की माँ थी उसको चिंता होने लगी और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है। वसुधा को ऐसा करते हुए देखकर पीछे से यहाँ पर प्रीति आती है और कहती है, आपको यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है चाची जी। यहाँ पर रोहन को कुछ भी नहीं होने वाला। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इजीली इस अटैक को संभाल भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि प्रीति ने कहा था कि रोहन ठीक ठाक वहीं पर ही खड़ा हुआ था। रोहन को कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। रोहन फिर से अपने आप से कहता है, रोहन बच गया बेटे तू। वो तो अच्छी बात है तूने यहाँ पर पिछली बार अपनी उस गोल्डन बेल को बना लिया था, अरे वरना तू वहीं पर ही मारा जाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये इस तरह से नहीं हारने वाला। ऐसा लगता है कि इस सेतु भाई ने ना बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर रखा हुआ है। उसके साथ में वो सेतु को देखता है। सेतु इस जगह पर यहाँ पर रोहन को देख रहा था बड़ी खतरनाक मुस्कान के साथ में। उसके नीचे धधकते हुए आग जल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी आग के अंदर ही खड़ा हुआ हो। उसके बाद में सेतु रोहन से कहता है, क्या हुआ रोहन? इतनी जल्दी पंगी पुस हो गई है तुम्हारी। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं शायद अब तुमसे ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस अटैक को सेवंथ प्रिंस के लिए बचा कर रखना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार ये अटैक तुम्हारे लिए। इतना कहने के साथ में सेतु ने जल्दी से अपने उस लांस को ऊपर उठाया और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहा, अब ये लो नर्क की आग को सको। इतना कहते हुए जल्दी से उसने अपने दोनों हाथों से लांस को पकड़ा और नर्क की आग को आगे की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल ब्लैक फ्लेम स्ट्राइक सीधा रोहन की तरफ बढ़ने लगी। वहीं उस चीज को देखने के बाद में रोहन एक पल के लिए दंग रह गया। धत्तेरी की ये वास्तव में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन उसी बीच रोहन भी पीछे नहीं हटता है। रोहन ने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और उसके साथ में ही गाइडिंग स्वॉर्ड का यूज कर दिया। उसका यूज करते ही अगले ही पल उसके आगे कुछ लहरें बनती है और उस आग को वहीं पर ही बुझा देती है। मानना पड़ेगा सेतु भाई,
तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह से मेरे को हरा सकते हो। इतना कहने के साथ में ही रोहन जल्दी से अपने आप को आगे की तरफ पुश करता है। जैसे ही ऐसा करता है कि वो सीधा यहाँ पर सेतु के सामने चला जाता है। नाइन्थ प्रिंस, मैं तुमसे नहीं हारने वाला हूँ। मेरे लिए ये लड़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से उसी के साथ में दोनों अब वहां पर बहुत बुरी खतरनाक तरीके से लड़ाई करना शुरू कर चुके थे। उनके उन लड़ाई के द्वारा यहाँ पर स्टेज की माँ की आंख हो चुकी थी। वहीं ये तुमने मेरे ऊपर स्क्रैच लगाया। उसके साथ में रोहन ने गलती से सेतु के सर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच मार दिया। अब तू मर यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस, तेरा ये पर ही भरता बना डालूंगा। उसके साथ में नाइन्थ प्रिंस को नीचे गिरा दिया और अब यहाँ पर सेतु पूरी तरह से डेमन बन गया। इस बार तो उसने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक फायर स्नेक आई का यूज कर डाला। वहीं दूसरी तरफ उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर जो रोहन था वो भी अपनी सोर्ड आर्ट यूज करता है और एक जंप लगाते हुए सीधे उस स्नेक आई की तरफ बढ़ जाता है और उसी के साथ में वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर जो एल्केमिस्ट था, जो भी मलिका के साथ में खड़ा हुआ था, एल्केमिस्ट उत्कर्ष, वो कहता है ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि नाइन्थ प्रिंस के पास में भी ऐसी कोई स्ट्रेंथ हो सकती है। मलिका कहती है अरे तभी तो मैं उससे पार करती हूँ। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर हार सकता है। इस जगह पर देखने से कोई भी ये बता सकता था कि मलिका यहाँ पर रोहन के पीछे बिल्कुल लट्टू वट्टू और पागल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वो धुआं वहां से हट जाता है। रोहन और सेतु अपने आधे आधे कपड़ों को गवा चुके थे, केवल अब उनका पजामा बचा हुआ था। उनके ऊपर की बॉडी दिखती है। उसके साथ में ही दोनों कत्ते ही खतरनाक लग रहे थे। मुझे लगता है कि सेतु इस मैच को यहीं पर ही खत्म करने का टाइम आ गया है। उसके साथ में यहाँ पर सेतु भी अपनी एक और मूव को तैयार करने लगता है और कहता है सही कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर सेतु कुछ कर पाता, उससे पहले ही रोहन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और एक और स्लेश अटैक सीधे उसकी छाती के ऊपर कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेतु वहीं नहीं रुकता। रोहन, तुम नहीं बचोगे मेरे से। इतना कहते हुए वो जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाता है और रोहन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन रोहन भी इसी चीज का तैयारी कर रहा था। रोहन ने अपना एक हाथ पीछे किया और एक हाथ के साथ में ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल गोल्डन एलिफेंट पाम का यूज किया और उसी के साथ में ही आओ इसको खत्म करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सेतु था उसका हाथ टूट जाता है और उसी के साथ में ही रोहन जल्दी से अपनी सोर्ड आर्ट का यूज करता है और माउंटेन ब्रेकर सोर्ड आर्ट यूज करते ही यहाँ पर उसने सेतु के अंदर एक छेद कर डाला। उसके साथ में सेतु वहीं पर ही जमीन के ऊपर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखने के साथ में ही भीड़ पूरी तरह से बौखला गई थी। वसुधा हैरान, आखिरकार उसके बेटे ने ये कर दिखाया था और यहाँ पर फाइनल बैटल जीत ही ली थी। उत्कर्ष, थोड़ा ध्यान रखना मेरे होने वाले हस्बैंड का, मुझे यहाँ पर ये चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात सुनने के साथ में उत्कर्ष कहता है बेचारा, मुझे लगता है नाइन्थ प्रिंस का भी यहीं पर ही आज काम खत्म हो जाना है। अगर वो भी यहाँ पर इसके पास में चले जाएंगे तो ये तो उसको पूरी तरह निचोड़ डालेगी रात को। लेकिन उसके हाथ में कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा। उसके साथ में धूमधाम से तालियां बजना शुरू हो जाती है। क्या बात है मेरे बेटे, क्या बात है रोहन, तुमने तो यहाँ पर आज बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है। आज यहाँ पर मैं तुम्हें अपना बर्फ और आग वाला जो आर्मर है वो तुम्हारे नाम करता हूँ बेटे। आज तुम उसको रखने वाले हो। उस चीज को देखने के बाद में बाकी जो सारे प्रिंसेस थे उन सभी की जलकर बुनकर राख हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बेचारे उसी पल मारे जाएंगे। ए भगवान, ये नाइन्थ प्रिंस को हो क्या गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्वीन तो पागल हो गई। धत्तेरी की, ये रोहन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ऐसा लगता है कि इसको अब अपने रास्ते से हटाना होगा। वास्तव में इस जगह पर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था रोहन ने जैसे उसके बेटे की कत्ल कर दिया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके पास में ही उसकी एक
सबऑर्डिनेट खड़ी हुई थी, जिसने अपने ऊपर एक मास्क लगाया हुआ था। ये एक तरह से हुडी थी और पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा, महारानी चिंता ना करे, इसका ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे। उसी के साथ में ही अब एक सेरेमनी का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद में वहां पर जो गॉडेस पूजा थी उसके स्टेचू को वहां पर लेकर आकर रख दिया जाता है और उसके बाद में रोहन से कहा जाता है, नाइन्थ प्रिंस आइए, इधर आइए, हमारी एम्प्रेस पूजा को यहाँ पर थोड़ा सा सम्मान दीजिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो गॉड सेवेज पूल है उसके अंदर जाने वाले हैं। उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है और आप उसके साथ में ब्रेक थ्रू भी कर पाएंगे। लेकिन उनकी वो बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर अब एक बड़ा सा स्टेचू दिखाते हैं। वो स्टेचू बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा था जैसे कि गॉडेस पूजा उनके सामने खड़ी हुई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन का वो नाम सुनते ही यहाँ पर रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या मेरी जुतियां उसको यहाँ पर सलाम दे, इस कमीनी औरत ने मुझे मारा था। एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा, इतना पावरफुल होकर कि मैं तुम्हें नोच खाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह से मेरे साथ में कुछ कर सकती हो। इतना प्यार करने के बाद में भी। इस जगह पर वास्तव में रोहन को बड़ा गुस्सा आ रहा था। ऐसा मन हो रहा था कि अगर वो उसके सामने खड़ी होती ना तो उसी वक्त यहाँ पर वो उसकी धज्जियां उड़ा देते। उसके बाद में वो सारी रस्में वहाँ पर खत्म कर दी जाती है। जब वो सारी रस्में खत्म करी जाती है तो अब उन सभी लोगों का टाइम आ जाता है अब ब्लड लेक के अंदर जाने का। ब्लड लेक एक ऐसी खूनी भूमि थी जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड एसेंस मिलाया गया था। ये एक ब्लड टाइप एनर्जी से भरी हुई थी। इसके अंदर बहुत सारे बीस्ट, बहुत सारे राक्षस और बहुत से अलग अलग दानवों के खून मिलाए गए थे, जिसके बदौलत इसके अंदर इस तरह की पावर आ गई थी कि अगर कोई भी इस ब्लड लेक के अंदर ना लेना तो उसके बाद में उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, उसकी बॉडी बड़ी टाइट हो जाएगी, बिल्कुल मुस्तंडे की तरह। उसके साथ में ही वो लोग उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो ब्लड लेक थी। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में ही वो ब्लड लेक कुछ यही मान लो कि आसपास 1500 मीटर की चौड़ी होगी और गहरी भी थी। इस जगह पर बीच के अंदर कुछ पुतले रखे गए थे जो डेमंस को दिखा रहे थे कि आसपास के अंदर डेमोनिक एनर्जी भी है। उसके साथ में ही वहां पर उनके साथ में वही एक जज आया हुआ था। वह कहता है, चलो चलो ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप सभी लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये डेमोनिक पूल कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप इसके अंदर किसी तरह से लापरवाही करते हैं तो कोई भी डैमेज हो सकता है। अब आपकी जितनी इच्छा हो आप इसके अंदर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप इसके अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को बाहर निकल जाना है। इतना कहने के साथ में ही वो कहता है, चलिए आप लोग जा सकते हैं, अब हम आप लोगों का बाहर ही वेट करते हैं। इतना कहने के बाद में कुछ लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले रिया रोहन के पास में से गुजरते हुए कहती है, रोहन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने जो मेरी यहाँ पर बेइज्जती की है, मेरी इज्जत उतारी है ना, वो इज्जत का बदला मैं इज्जत से जरूर लूंगी। इसके साथ में रिया जल्दी से अपने कपड़े उतार देती है और उसके बाद में वो पूल के अंदर चली जाती है। अब सूगलो ये मत सोचना कि यहाँ पर उसने पूरे कपड़े उतारे थे, भाई बिकिनी पहनी हुई थी अंदर। सूगले कहीं के पता नहीं कौन कौन से ठड़कपन भरा हुआ है इनके अंदर भर भर कर। हे भगवान माफ करना, ये बड़े ठड़की लौंडे हमारे व्यूअर्स में। उसके साथ में वो कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार मैं इस रोहन को बुरी तरह से भून कर रख दूंगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। यार ये लड़की पागल वागल है क्या, या मेरे से कोई दुश्मनी वुस्मनी कर रखी है इसने। छोड़ रोहन, तेरे को क्या ही करना है, चल अभी तो चलते हैं अंदर। इतना कहने के साथ में ही रिया के पीछे पीछे रोहन भी अपने कपड़े उतारता है और सीधा उस ब्लड लेक के अंदर चला जाता है। जब वो ब्लड लेक के अंदर पाँव रखता है तो उसके साथ में उसको महसूस होता है कि उसकी जो डेड स्किन थी वो वहीं पर ही हटना शुरू हो जाती है। उसकी एनर्जी वहां पर ही अलग से महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके साथ में ही रोहन आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे गहराई के अंदर जाएगा वैसे वैसे ही उस ब्लड लेक पूल का जो ताकत है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद में एक सही निश्चित बिंदु के ऊपर जाने के बाद में वो वहीं जाकर रुक जाता है।
लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर रिया कहती है, ये कमीना कभी नहीं सुधरेगा। आखिरकार पता नहीं कब से इसको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई है जिसके बाद में ये ऐसी हरकतें करने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा। आखिरकार मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर रोहन कोई ध्यान नहीं देता। रोहन वहीं पर ही अपने आप को मेडिटेट करने लगता है और धीरे धीरे करते हुए उसकी डेड सेल्स वहीं पर ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी चमकना शुरू होती है और उस चीज को देखते हुए सभी हैरान थे। देखते देखते एक दिन गुजर गया। एक दिन के बाद में अब डेमन पूल के अंदर जितने भी 33 कॉम्पिटिटर्स आए थे ना, उनमें से कुछ तो बाहर निकल चुके थे। सेकंड डे के अंदर रिया भी बाहर निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अब रोहन बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। रोहन अभी तक भी उसी के अंदर बैठा हुआ था। वास्तव में ये बंदा बड़ा पागल वागल है क्या? 3 दिन से ये इसके अंदर बैठा हुआ है। जो यहाँ पर वहाँ का उस पूरे मैच को देखने वाला एक रेफरी, वो अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी खबर जल्दी से जाकर क्वीन को देनी होगी, वरना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये 9th प्रिंस एक दिन 7th प्रिंस को अच्छी तरह से टक्कर देने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब जब वो वहां से चला गया तो उसके बाद में रोहन भी अपने आप को पूरी तरह से कवर अप कर चुका था। रोहन की बॉडी अब फौलाद की बॉडी बन गई थी। उसके अंदर की जो सारे दुष्प्रभाव थे, जितनी भी चीजें थी, वो सारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी थी और उसकी एक नई बॉडी बिल्कुल नए लुक के साथ में बाहर निकलकर आ चुकी थी। अब उस जगह पर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि अब रोहन और बाकी सभी लोगों की जो कल्टीवेशन थी वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में वो लोग वहां से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो रोहन था उसको कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि वो स्क्रॉल तो अभी तक वहीं पर ही है। उस स्क्रॉल को निकालने के लिए रोहन कुछ और टाइम वहां पर वेट करता है और अपने आप को स्पेस रूम के अंदर ले आता है। स्पेस रूम के अंदर आने के बाद में उसकी नजर उस स्क्रॉल के ऊपर पड़ती है और रोहन चलते हुए सीधे उस स्क्रॉल के ऊपर चला जाता है। वहां जाकर रोहन जल्दी से उस स्क्रॉल को उठाता है, लेकिन अभी भी वो स्क्रॉल बहुत ज्यादा ही हेवी था। लेकिन अब रोहन वहां पर हार नहीं मानता। रोहन जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता है और उस स्क्रॉल को बड़ी मुश्किल के साथ में खोलने लगता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो स्क्रॉल के अंदर से एनर्जी निकलना शुरू होती है और रोहन का जो टाइम एंड स्पेस एलिमेंट था वो चमकना शुरू हो जाता है। उसी की बदौलत जल्दी से उसको उठा लेता है। उठाकर वो उसको खोलता है, लेकिन जैसे उसको खोलता है कि अचानक से उसके अंदर एक पेंटिंग थी। बड़े बड़े पहाड़, नदी और उसके सामने था एक बड़ा सा पेड़। वो पेड़ देखने से कुछ बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। लेकिन अचानक से एक आवाज आती है, क्या हुआ भाई, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। लेकिन ये आवाज सुनते ही अचानक से रोहन हैरान, कौन है यहाँ पर? मेरे स्पेस रूम के अंदर कौन आ चुका है? लेकिन उस चीज को सुनने के साथ में ही, हाँ स्पेस रूम? अरे ये स्पेस रूम नहीं है, ये प्राइम ट्री है ना, इसको देखो, यहाँ पर हूँ मैं। उसके बाद में ही यहाँ पर एक और आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही जल्दी से रोहन उस पेंटिंग की तरफ देखने लगता है। तुम कौन है बे, काले बिल्ले? वहीं दूसरी तरफ, काला बिल्ला मत कर मेरे को, मैं एक किंग हूँ किंग। उसके साथ में ही एक बिल्ला दिखाया जाता है जो पेंटिंग के अंदर बैठा गया था। वो बिल्ला मोटा सा था, काले कलर का, और उसने भी यहाँ पर ड्रेसिंग सी दिखने वाली एक पोशाक पहनी हुई थी, व्हाइट कलर की थी। वो रोहन को देख रहा था। म्याऊ, ए बच्चे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि बड़ी टाइम पास कर रहा है तू, बिल्ले ने उससे कहा। तो रोहन ने कहा, तुझे इससे क्या, देखो मेरे से क्या मतलब है? तो वहीं वो कहता है, मुझे तुमसे मतलब ही मतलब है, मुझे तो यहाँ पर बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बड़ा टाइम हो गया है यहाँ से बाहर निकले। तो वहीं मैं क्यों, तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ मैं? रोहन ने उससे कहा। अरे क्या नौकर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तो बेचारे बच्चे को यहाँ पर ये नहीं पता कि टाइम एंड स्पेस एलिमेंट को कैसे सोल्व किया जाता है। तुम्हें क्या इसकी मिस्ट्री के बारे में पता है? अरे मुझे मिस्ट्री नहीं, इसकी मिस्ट्री के बारे में पता हुआ है, क्या तू सीखना चाहेगा? लेकिन जैसे वो बड़ी बिल्ली उससे वह शब्द कहती है तो उसके साथ में ही रोहन हैरान, क्या तुम्हें यहाँ पर उस टाइम एंड स्पेस के बारे में पता है? तो वहीं, मुझे नहीं पता होगा या तो तुम्हारे पापा को पता होगा। अरे एक बार सेकंड पेज पलट कर देखो,
वहाँ पर काली बिल्ली ने उससे कहा। काली बिल्ली की बात सुनने के साथ में ही जो रोहन था वो अब उस बुक को उठाता है और उसका सेकंड पेज पलटता है। सेकंड पेज जैसे वो पलटता है तो उसके अंदर यहाँ पर स्पेस एलिमेंट का जो वो एलिमेंट सिंबल बना हुआ था उसके चारों तरफ बाकी सारे एलिमेंट्स को बनाया गया था। फायर, आइस, विंड, अर्थ और ऐसे ही बाकी सभी को भी। ये क्या है, मुझे बताओ कि आखिरकार इसके अंदर माजरा क्या है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो काली बिल्ली कहती है, म्याऊ मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी तुम्हें, मुझे पहले बाहर निकालो, उसके बाद में मैं तुम्हें टीज करूंगी। हाँ बाहर, लेकिन बाहर कैसे, तुम्हें मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? उस जगह पर रोहन उससे पूछता है। तो वहीं वो काली बिल्ली कहती है, म्याऊ तुम्हें पता नहीं है क्या, एक बार अपने खून की एक बूंद इसके ऊपर टपका दो, मैं बाहर निकल कर आ जाऊंगी। तो वहीं उसकी बात सुनते ही रोहन बिना किसी हिचकिचाहट के खून निकालता है और उसके ऊपर टपकाता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा, कुछ रिस्क लेना भी होगा। रोहन इतना कहता है और एक बूंद उस पेंटिंग के ऊपर गिरा देता है। जैसे वो एक बूंद उस पेंटिंग के ऊपर गिराता है कि वहां पर एक तूफान खड़ा हो जाता है। अगले ही पल मैं बाहर निकल गई। लेकिन उसी के साथ में ही एक काली बिल्ली बाहर निकल कर आती है और मैं तुम्हें पहले खाऊंगी, पकाऊंगी, मुझे बड़ी भूख लग रही है। इतना कहते हुए वो काली बिल्ली अपने पंजों को निकालती है और रोहन के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं रोहन ने जब उसको देखा तो उसके साथ में ही, ये छोटी छोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर आजमा रहे हो तुम। चपाट एक जोरदार चाटा काली बिल्ली के गाल के ऊपर जाकर लगता है और उसके साथ में काली बिल्ली के सर के ऊपर एक मस्सा आ जाता है, क्योंकि वो दीवार की जाकर क्यों लटक गई थी। लेकिन उसके साथ में ही रोहन जल्दी से अपनी हेवी सोर्ड बाहर निकाल लेता है। हेवी सोर्ड को बाहर निकालते ही वो उसके सर के ऊपर धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है। म्याऊ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। यहाँ पर अब भीगी बिल्ली का भीगा बिल्ला बन चुका था। उस काले बिल्ले ने कहा, अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी ताकत को देखने के लिए मैं तुम्हारे पर अटैक कर रही थी। लेकिन वहीं रोहन हैरान, धत तेरे की ये बिल्ली किस रबड़ से बनी हुई है, मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही वो बिल्ली कहती है, अरे वो उन सभी चीजों का मेरे पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारी टेक्निक्स को देखा है। उसके बाद में मेरी बॉडी इतनी पावरफुल तो है ही कि मैं तुम्हें इजीली यहाँ पर कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन वहीं उसकी बात सुनने के साथ में ही रोहन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चल छोड़ काली बिल्ली, तेरे को मैं वापस से उस पेंटिंग के अंदर डाल देता हूँ, तो उसके अंदर ही अच्छी रहेगी। इतना कहते हुए जल्दी से रोहन उसको अंदर डाल देता है। ए मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत टाइम से अंदर आ गया हूँ, मैं अंदर सब कुछ करता हूँ, अंदर बदबू आ रही है। उसके साथ में ही वो काली बिल्ली जोर जोर से रोने लगती है और रोहन से कहती है, लेकिन रोहन तो था जो उसकी बात मानने वाला इस नहीं था। रोहन ने चुपचाप से उसको उस स्क्रोल के अंदर डाला और वापस से उसको अपने उस स्पेस के अंदर रख दिया। उसके बाद में अब रोहन भी आखिरकार उस ब्लड लेक से बाहर निकलकर आ चुका था। ब्लड लेक से बाहर निकलने के बाद में अब रोहन सीधा वहां से निकलते हुए एक दूसरी जगह पर आ चुका था। अब यहाँ पर रोहन ने फिर से एक और बार ब्लैक किड के साथ में संपर्क किया, तो ब्लैक कैट ने उसको बताया कि अगर वो यहाँ पर उसको अच्छी तरह से ट्रीट करता है ना, तो वो उसको ट्रीट देगा, यानी कि उसको एक ऐसा तरीका सिखाएगा जिसके साथ में ही वो एक इंस्क्रिप्शन को बना सकता है, लिख सकता है और उसके बाद में स्पेस को बनाकर उसको बेच भी सकता है। लेकिन अब जब रोहन वहां से बाहर निकल चुका था तो उसके बाद में वो सीधा अब मार्केट की तरफ चलते हुए आता है, क्योंकि जब लास्ट बार उसने प्रीति की सोर्ड पकड़ी थी तो प्रीति की सोर्ड के ऊपर इंस्क्रिप्शन देखकर उसका दिल तो कर रहा था कि वो भी इंस्क्रिप्शन सीख ले। लेकिन जहां पर रोहन अभी मार्केट के अंदर जा रहा था उस इंस्क्रिप्शन अलायंस की तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अचानक से घरों के ऊपर से कुछ परछाइयां उछलते हुए महसूस होने लगती है। ये नाइन्थ प्रिंस का कैरेज ही लगता है। अचानक से वहां पर उन काली परछाइयों में से एक कहती है, उसके साथ में ही वहां पर दिखाया जाता है ये काली पोशाक पहने हुए कुछ लड़कियां वहां पर खड़ी थी, बड़ी होड़ थी, आए हाय। उसके साथ में ही वह कहती है, अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ने जैसा हमें कहा है हमें उसके हिसाब से इसको यहीं पर ही मारना होगा। चलो थोड़ा वेट करते हैं और इसको क्राउड वाले एरिया से बाहर निकलने देते हैं। उन दो में से एक लड़की उससे कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ
रमा एक काम करो, तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं थोड़े समय के लिए अंदर जा रहा हूँ और वापस आता हूँ, मुझे कुछ चीजें यहाँ से बाय करनी है। रोहन और रमा एक जगह पर आखिर पहुंच ही गए थे। तो उसके साथ में ही यहाँ पर रमा कहती है, जी नाइन प्रिंस आप जाइए, मैं यहीं पर ही आपका वेट करती हूँ। उसके साथ में ही यहाँ पर जो रोहन था वो उतरता है और वहां से जाने लगता है। उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर जो एट्थ प्रिंस था वो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। अरे ये नाइन्थ प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका कोई काम नहीं है क्या? और इसके अलावा ये एक इंस्क्रिप्शन हॉल है, तो इसका यहाँ पर क्या काम? क्या ये पागल वागल हो गया है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके पास में एक और लड़की खड़ी हुई थी। और जैसे ही यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर अपने नाइन्थ प्रिंस को देखती है तो उसके साथ में ही वो बड़ी खुश हो जाती है। अरे भाई बड़ी गोल्ड डिगर दिखती है। नाइन्थ प्रिंस रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास में। अचानक से वो लड़की सीधा रोहन की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उसकी तरफ जा ही रही थी कि रानी तुम कहाँ जा रही हो, रुको यहीं पर ही, उस कचरे के पास में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एट्थ प्रिंस ने पहले से उसको वहां पर पकड़ लिया। लेकिन वहीं एट्थ प्रिंस का इस तरह से रोके जाने की वजह से रानी को गुस्सा आया। हाँ कचरा, कौन सा कचरा? अरे कचरा तो तुम लोग हो। आखिरकार नाइन्थ प्रिंस तो बड़ा चार्मिंग है, मुझे जाने दो, थोड़ी सेटिंग वेटिंग मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा उसके साथ में। उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर जो रानी थी वो अपने हाथ को झटका देती है और झटका देते ही वो वहां से निकल जाती है। रानी के बाल लाल थे, उसने सफेद कलर की पोशाक पहनी हुई थी। दिखने में ये भी कुछ 18-19 वर्ष की लड़की लग रही थी, बड़ी खूबसूरत सी। लेकिन उसको ऐसा जाते हुए देख कर एट्थ प्रिंस भी जैसे कहता है, रानी कहाँ जा रही हो तुम, पागल हो क्या? लेकिन अब उसका गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। ए भगवान, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? ये नाइन्थ प्रिंस बड़ा हरामी है। आखिरकार इसने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये हर एक लड़की को अपने पास में पटाकर रख सकता है। चलो छोड़ो, क्या ही कर सकता हूँ, चलते हैं यहाँ से। लेकिन अब एट्थ प्रिंस को ये पता था कि यहाँ पर अभी खड़े रहने का कोई भी काम नहीं है, तो इसी वजह से वो जल्दी से अपने आप को बनाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन वो जा ही रहा था कि अचानक से उसकी निगाहें उसी गार्ड के ऊपर पड़ती है जहां पर से यहाँ पर रोहन आया था। वो उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर रमा कार से उतर जाती है। एट्थ प्रिंस आप यहाँ पर, उसके साथ में उसको सम्मान देने लगती है। तो वहीं यहाँ पर एट्थ प्रिंस कहता है, रमा जल्दी करो और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर चलो, मुझे घर छोड़ दो। उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है। लेकिन वहीं रमा कहती है, लेकिन एट्थ प्रिंस ये नाइन्थ प्रिंस की कार्ड है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन डैंग, जिससे पहले कि वो कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पर एट्थ प्रिंस ने उसके दे चारा लगा डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं एक प्रिंस हूँ, जल्दी करो और मुझे जल्दी से छोड़ कर आओ। उसके साथ में ही अब एट्थ प्रिंस सीधा जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब रमा के पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, वो उसको अब घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अचानक से नाइन्थ प्रिंस के हार्ट के अंदर से एक एरो निकलकर बाहर आता है। ये कौन है? किसकी इतनी हिम्मत? किसने मेरे ऊपर अटैक किया है? उसके साथ में ही वही काले वस्त्र पहने हुए उन लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक के हाथ के अंदर वो था और एक के हाथ के अंदर एक नाइफ पड़ा हुआ था। जल्दी से वो लड़की वहां से निकल जाती है। मैं आगे का काम कर कर आती हूँ। और उसके साथ में वो कार के अंदर घुस जाती है। कार के अंदर घुसते ही शक, कौन है? उसके साथ में ही अचानक से वो एट्थ प्रिंस जोर से चिल्लाता है। लेकिन उसकी बात सुनते ही एट्थ प्रिंस क्या हुआ तुम्हें? रमा वहां पर उतरती है और उसके साथ में ही वो कार के अंदर जाकर देखती है। लेकिन जैसे वो वहां पर देखती है तो उसके तो होश उड़ चुके थे। एट्थ प्रिंस क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जहां पर रमा इसी तरह से परेशान थी, उसके साथ में ही फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जो क्वीन के पीछे खड़ी थी, पर्पल कपड़े पहने हुए। उसके सामने 2 लाशें पड़े हुए थी। वो 2 लाशें किसी और की नहीं, ये वो 2 लड़कियां थी जिन लड़कियों ने यहाँ पर एट्थ प्रिंस को मारा था। तुम दोनों बेवकूफ लड़कियां, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई एट्थ प्रिंस को मारने की? तुम्हें यहाँ पर नाइन्थ प्रिंस को मारने के लिए कहा था, बस तुमसे कोई काम कहो तो तुम करते नहीं हो। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जाकर मुझे यहाँ पर क्वीन को इसके बारे में बताना होगा।
कि यहाँ पर अभी तक नाइन्थ प्रिंस को मारा नहीं गया। इतना कहने के साथ में ही वो जो असेसन थी वो वहां से निकल जाती है। जल्दी से जल्दी वो क्वीन को रिपोर्ट करना चाह रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रानी और रोहन आखिरकार उस फेडरेशन के अंदर जाकर वापस आ चुके थे। उसके साथ में ही यहाँ पर वो रानी कहती है, मुझे लगता है कि नाइन्थ प्रिंस रोहन, आप इजीली यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस को सीख सकते हैं, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में रोहन कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी ये सीखना होगा। लेकिन जहाँ पर वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि कुछ घोड़ों की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है, नाइन्थ प्रिंस, नाइन्थ प्रिंस। और उसी बीच अचानक से एक आवाज आती है। उसके साथ में ही रोहन पीछे पलटकर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे से एक सैनिक दौड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ आ रहा था घोड़े के ऊपर। वहीं क्या हुआ, आप इतने ज्यादा हैरान क्यों लग रहे हैं? और ये मेरी कार्ड कहाँ पे गई? मेरी कार्ड यहीं पर थी, क्या आपने देखी? लेकिन वहीं वह सैनिक आता है और कहता है, नाइन्थ प्रिंस, बात कुछ ऐसी है कि महाराज ने सभी प्रिंस को वापस से महल के अंदर बुलाया है, क्योंकि अभी 8th प्रिंस को मार डाला गया है। और इसके अलावा जो आपकी मेड रामा थी उसको भी किडनैप कर लिया गया है। लेकिन उस चीज को सुनते ही अचानक से रानी के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या बोला? 8th प्रिंस को मार डाला? लेकिन 8th प्रिंस कुछ समय पहले हमारे साथ में ही तो था, तो उसको किसने मारा? लेकिन वहीं यहाँ पर रोहन पूरी तरह से हैरान, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? रामा को भी किडनैप कर लिया और 8th प्रिंस को मार डाला। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम या कोई ना कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। लेकिन जहाँ रोहन इसके बारे में सोच रहा था कि एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। रोहन किस तरह से इस मिस्ट्री को सुलझाने वाला है कि कौन था उसके पीछे जिसने यहाँ पर उनको मारने की कोशिश की। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं। और इसके अलावा बता देना कमेंट्स के अंदर, बता दिया करो कि स्टोरी कैसी लग रही है। और इसके अलावा रक्षक के भी एपिसोड्स ऐसे आएंगे, एक बार शेड्यूल बना लेते हैं कि किस टाइम को कौन से एपिसोड आएंगे, क्योंकि स्कूल ऑफ मैजिक्स हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका रिकैप आ चुका है, तो उसको भी जरूर देखें। चलो टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। सायोनारा।